एक बूढ़ा लेकिन पावरफुल आदमी है जो अपनी कॉन्शियसनेस को एक जवान और हैंडसम लड़के में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, वहीं से रियल स्टोरी शुरू होती है और ट्रस्ट मी, ये एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन गाइज, इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी वेट कर रहा है जो आपको वीडियो देखते हुए डिस्कवर होगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। डेमियन न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक के टॉप पर लग्जरी पेंट हाउस में रहता था। वो बेहद अमीर और पावरफुल था, एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन जिसे लिविंग लीजेंड माना जाता था। लेकिन उसकी प्राइड और सक्सेस के ऑब्सेशन की एक कीमत थी। डेमियन ने अपनी फैमिली को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। नतीजे में उसकी इकलौती बेटी ने उसे छोड़ दिया, एक सिंपल लाइफ चुनी एक सोशल वर्कर बनकर, और उसके पैसों से मिलने वाली हर चीज को रिजेक्ट कर दिया। डेमियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक कि किस्मत ने उसे धराशायी नहीं कर दिया। अब वो बूढ़ा हो चुका था और लाइलाज कैंसर से मर रहा था। उसकी दौलत बेकार थी, पैसा उसे बचा नहीं सकता था और बूढ़ा होने का ख्याल उसे अल्टीमेट इंसल्ट की तरह लगता था। डेमियन ने मौत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। वो उम्र और बीमारी दोनों को हराने के लिए डिटरमिन था। तभी उसे फीनिक्स बायोजेनिक लैब का एक बिजनेस कार्ड मिला, एक कंपनी जिसने मदद का वादा किया था। लैब में उसकी मुलाकात डॉक्टर एल्ब्राइट से हुई, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। एल्ब्राइट ने डेमियन को एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से मिलवाया जिसे शेडिंग कहते थे। शेडिंग किसी इंसान की कॉन्शियसनेस, मेमोरीज और पूरी आइडेंटिटी को एक नई, जवान, हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर कर सकती थी। डेमियन हैरान रह गया। उसने डॉक्टर एल्ब्राइट से पूछा कि कितने लोग पहले ही शेडिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं। एल्ब्राइट ने जवाब दिया कि 1 दर्जन से भी कम लोगों ने इसे यूज किया था। ये टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली रेयर थी और सिर्फ एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व थी। फिर उसने डेमियन को ट्रांसफर के लिए तैयार की गई बॉडी दिखाई, एक जवान, हेल्दी स्पेसिमेन जो लेबोरेटरी में क्रिएट की गई थी। एल्ब्राइट ने समझाया कि ये कोई रियल पर्सन नहीं था, बस एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्प्टी वेसल जो डेमियन की कॉन्शियसनेस को रिसीव करने के लिए रेडी था। पूरी चीज साइंस फिक्शन जैसी लग रही थी। एल्ब्राइट ने आगे बताया कि ये टेक्नोलॉजी हाईली क्लासिफाइड थी और सिर्फ उन लोगों को ऑफर की जाती थी जिनकी मौत ह्यूमैनिटी के लिए एक जेन्युइन लॉस होगी, एडिसन, आइंस्टाइन या स्टीव जॉब्स जैसे लोग। फिर एल्ब्राइट ने प्राइस बताई $250 मिलियन, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन पैसे की नहीं थी। डेमियन हेल को ऑफिशियली मरना होगा, उसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी दौलत और अपनी पूरी पास्ट लाइफ छोड़नी होगी और कम्प्लीटली नए नाम से जीना होगा। डेमियन के पास फैसला करने के लिए बहुत कम टाइम था। उसकी जिंदगी तेजी से खिसक रही थी। घर वापस आकर उसने शेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक न्यूरोलॉजिस्ट के इंटरव्यू के जो बिलीव करता था कि मौत सिर्फ एक डिजीज है और एक दिन इंसान बेहतर बॉडीज में ट्रांसफर हो सकते हैं। इंटरव्यू देखते समय डेमियन अचानक कोलैप्स हो गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वो बच गया, लेकिन अब वो जानता था कि मौत किसी भी पल आ सकती है। हॉस्पिटल बेड से डेमियन ने एल्ब्राइट को कॉल किया और प्रोसीजर के लिए एग्री कर दिया। एल्ब्राइट ने उसे एक आखिरी बार रिमाइंड किया कि एक बार कमिट करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। दुनिया को बिलीव करना होगा कि डेमियन हेल मर चुका है। डेमियन ने टर्म्स एक्सेप्ट कर ली। अगले दिन वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक न्यू ऑर्लिन्स गया। उसने अपने इकलौते दोस्त और बिजनेस पार्टनर मार्टिन को एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया। एल्ब्राइट ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। डेमियन की कॉफी में कुछ मिक्स कर दिया गया। उसे पीने के बाद वो एक वायलेंट एलर्जिक रिएक्शन से गुजरा और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। तुरंत एक एम्बुलेंस आई और उसे एल्ब्राइट की सीक्रेट लैब में ले गई। डेमियन अभी भी जिंदा था जब उसे शेडिंग मशीन में रखा गया। दूसरी तरफ वो एम्प्टी लैब क्रिएटेड बॉडी पड़ी थी। एल्ब्राइट ने उसे वार्न किया कि किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दे। मशीन फुली मैग्नेटिक थी। डेमियन ने कहा कि उसके पास कोई नहीं है और प्रोसेस शुरू हो गई। ब्राइट लाइट्स और स्वर्लिंग इमेजेस उसकी विजन में भर गई। फिर अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली, एक डॉक्टर उसके सामने खड़ा था और पूछ रहा था कि क्या वो सुन सकता है और उसका नाम क्या है। डेमियन ने जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर बिना रिएक्ट किए चला गया। डेमियन को डर लगा कि प्रोसेस फेल हो गई है जब तक उसने अपने हाथ की तरफ नहीं देखा। ये एक जवान आदमी का हाथ था। प्रोसेस काम कर गई थी। डेमियन की बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो अब जवान, स्ट्रॉन्ग और हैंडसम था। उसके बगल में उसकी ओरिजिनल बॉडी पड़ी थी, अब लाइफलेस, जिसे डॉक्टर्स ने बाद में उसकी फैमिली को डिलीवर कर दिया। दुनिया के लिए डेमियन हेल अब एडजस्ट नहीं करता था। उसे एक नई आइडेंटिटी के साथ जीना था। शुरुआत में डेमियन को नई बॉडी में एडजस्ट होने में मुश्किल हुई। उसे चलने और बोलने में परेशानी हो रही थी और अक्सर सीजर्स और हेलुसिनेशन से गुजरना पड़ता था। एल्ब्राइट ने समझाया कि ये साइड इफेक्ट्स थे। बॉडी और माइंड को सिंक्रोनाइज होने के लिए टाइम चाहिए। एल्ब्राइट ने उसे रेड पिल्स दी और वार्न किया कि 1 साल तक उन्हें हर सिंगल डे लेना होगा। वो साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल थी। पिल्स बंद करने से सीवियर पेन, वॉमिटिंग और डेथ हो सकती थी। फिर डेमियन ने इंटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी नई स्ट्रेंथ महसूस की। सालों बाद पहली बार वो फ्रीली सांस ले पा रहा था। वो हंसा, दौड़ा और प्योर जॉय महसूस की, एक बच्चे की तरह जिसे जिंदगी का सेकंड चांस मिला हो। जब उसकी बॉडी फुली एडजस्ट हो गई, एल्ब्राइट ने उसे एक नई आइडेंटिटी दी। एडवर्ड किडन, एक आदमी जिसके पेरेंट्स और सिस्टर एक एक्सीडेंट में मर गए थे, उसे कम्प्लीटली अकेला छोड़कर।
एक हफ्ते की पिल्स की सप्लाई के साथ एडवर्ड अपने नए लग्जरी होम में शिफ्ट हो गया। उसने अपनी नई जिंदगी को अपनाया और वो सब कुछ एंजॉय किया जो उसने पहले मिस किया था। एक सुबह अपने नेबर्स के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए एडवर्ड ने इनक्रेडिबल स्पीड और पावर महसूस की। उसने गेम में आसानी से डोमिनेट किया। इम्प्रेस होकर एक प्लेयर ने उसके पास आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया, खुद को एंटोन बताया। एंटोन ने कहा कि वो पास में ही रहता है। जल्द ही दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन गए। एंटोन फेट में स्ट्रांगली बिलीव करता था और हमेशा एक कॉइन नेकलेस पहनता था जिसे वो अपना लकी चार्म मानता था। जब एंटोन ने मेंशन किया कि वो सिटी में सिर्फ लाइफ एंजॉय करने आया है, डेमियन ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। साथ में उन्होंने एक वाइल्ड और लग्जरियस लाइफस्टाइल शुरू की और डेमियन ने अपनी यूथ को फुलेस्ट एंजॉय किया। एक दिन डेमियन अपनी पिल लेना भूल गया। अचानक उसे सीजर हुआ, फिर एक क्रशिंग हेडेक और डिस्टर्बिंग विजन्स, एक मिलिट्री मिशन, एक औरत, एक बीमार बच्ची, एक फार्म हाउस और एक वाटर टावर जो कद्दू की तरह पेंट किया गया था। विजन्स रियल लग रहे थे, मेमोरीज की तरह, हेलुसिनेशंस की तरह नहीं। वो बाथरूम में कोलैप्स हो गया लेकिन जल्दी से अपनी मेडिसिन ली और बच गया। अगली सुबह डेमियन एल्ब्राइट के ऑफिस गया और सब कुछ डिस्क्राइब किया। वो बीमार बच्ची, वो अननोन औरत, वो पंपकिन वाटर टावर। उसने ये भी मेंशन किया कि बच्ची ने उसे उम्मीद से देखा जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। एल्ब्राइट ने इसे एक माइनर साइड इफेक्ट बताते हुए डिसमिस कर दिया, क्लेम करते हुए कि ये सिर्फ हेलुसिनेशंस थे जो नई बॉडी और माइंड के पुरानी मेमोरीज के साथ ब्लेंड होने से हुए थे। उसने इंसिस्ट किया कि इमेजेस का कोई रियल मीनिंग नहीं था और डेमियन को चिंता नहीं करनी चाहिए जब तक वो अपनी पिल्स लेता रहे। अचानक डेमियन शॉक्ड हो गया। आपको कैसे पता कि वो औरत मैक्सिकन थी? मैंने आपको ये कभी नहीं बताया। एल्ब्राइट अनकंफर्टेबल लगा और जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। उसने डेमियन को एक प्लेन टिकट दी और एडवाइस की कि वो एक शॉर्ट ट्रिप ले अपना माइंड क्लियर करने और नई मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। उसने डेमियन को वार्न किया कि अपनी मेडिकेशन कभी स्किप न करे। डेमियन ने उस वक्त आर्ग्यू नहीं किया। उसने टिकट ली और ट्रिप की तैयारी करने लगा, लेकिन वो स्ट्रेंज विजन्स उसके माइंड में एक्चुअल मेमोरीज की तरह रिप्ले हो रहे थे। क्यूरियोसिटी से उसने ऑनलाइन पंपकिन वाटर टावर सर्च किया। उसे शौक लगा कि उसे एक एग्जैक्ट मैच मिल गया। टावर रियल था, सेंट लुइस में लोकेटेड। डेमियन को रियलाइज हुआ कि एल्ब्राइट कुछ छुपा रहा है। इमरजेंसीज के लिए उसने सीक्रेटली एक सेमेट्री में पैसे छुपा रखे थे। उसने कैश रिट्रीव किया और ट्रिप के लिए निकल पड़ा। एल्ब्राइट के आदमी उसे क्लोजली फॉलो कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर डेमियन उन्हें लूज करने में कामयाब हो गया। हवाई की जगह उसने सीक्रेटली सेंट लुइस की टिकट खरीदी। वो अपने विजन्स वाले उसी पंपकिन वाटर टावर के पास पहुंचा और पास में एक फार्म हाउस पाया, एकदम वैसा ही जैसा उसकी मेमोरीज में था। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर डेमियन को उसी औरत की एक फोटोग्राफ मिली जो उसने अपने विजन्स में देखी थी, साथ में मेडिकल बिल्स और उस बीमार बच्ची की पिक्चर जो उसे फादर कहती थी। जैसे जैसे वो अंदर गहराई में गया, डेमियन फ्रीज हो गया। उसने उस आदमी की एक फोटोग्राफ देखी जिसकी बॉडी में वो अभी लिविंग इन कर रहा था। सच उस पर फ्रेट ट्रेन की तरह टकराया। वो औरत उस आदमी की वाइफ थी और बच्ची उसकी बेटी थी। एल्ब्राइट ने झूठ बोला था, बॉडी लैब में नहीं थी, ये एक रियल पर्सन की थी और विजन्स हेलुसिनेशंस नहीं थे, वो उस आदमी की एक्चुअल मेमोरीज थी। डेमियन को पता चला कि जिस आदमी की बॉडी वो यूज कर रहा था वो एक रिटायर्ड सोल्जर था। गिल्ट ने उसका दिल भर दिया। वो एक नई जिंदगी चाहता था, लेकिन किसी और की जिंदगी चुराने की कीमत पर नहीं। अचानक एक औरत उसके पीछे गन लेकर आई, उसे एक बर्गलर समझकर। उसने उसे चले जाने की वार्निंग दी, कहते हुए कि उसने पहले ही इंश्योरेंस का सारा पैसा अपनी बेटी के ट्रीटमेंट पर खर्च कर दिया है। जब डेमियन पीछे मुड़ा, वो औरत शॉक में फ्रीज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उसे मार्क कहा। वो मैडलाइन थी, मार्क की वाइफ, वो आदमी जिसकी बॉडी में अब डेमियन रह रहा था। मैडलाइन बिलीव करती थी कि उसका हस्बैंड मर चुका है और उसे जिंदा देखकर वो कम्प्लीटली शैटर हो गई। डेमियन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो मार्क नहीं है, लेकिन बोलने से पहले उसने बाहर शैडोज नोटिस की और दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। डेमियन को रियलाइज हुआ कि एल्ब्राइट के आदमियों ने उसे ढूंढ लिया है। उसने मैडलाइन की गन ली और दरवाजा खोला। एल्ब्राइट के एक आदमी ने उस पर अटैक किया, उसका हाथ ट्विस्ट किया और उसे पिन कर दिया। एक और आदमी ने मैडलाइन को पकड़ा और उसे अनकॉन्शियस कर दिया। तभी डेमियन ने सच्चाई देखी। एंटोन वहां था। एंटोन उसका दोस्त नहीं था, वो एल्ब्राइट का स्पाई था जो पूरे टाइम डेमियन को वॉच कर रहा था। फ्यूरियस होकर डेमियन ने जवाब मांगे। उसे बताया गया था कि बॉडी लैब मेड है, लेकिन ये एक रियल पर्सन की थी। डेमियन ने डिमांड किया कि उन्होंने मार्क की फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय किया। एंटोन ने रिवील किया कि सब कुछ मार्क की कंसेंट से किया गया था। मार्क को अपनी सीरियसली इल बेटी को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने खुद को उनके पास बेच दिया। मार्क के जाने के बाद एल्ब्राइट ने मैडलाइन के लिए इंश्योरेंस मनी अरेंज की, जिसने उनकी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट करने में मदद की। मैडलाइन को कभी सच नहीं बताया गया, उसे बिलीव कराया गया कि उसका हस्बैंड डूब गया था। डेमियन हॉरिफाई था, लेकिन अब जब मैडलाइन ने अपने हस्बैंड को जिंदा देख लिया था, वो एल्ब्राइट को एक्सपोज कर सकती थी। इस वजह से एंटोन ने मैडलाइन और उसकी बेटी दोनों को मारने की प्लानिंग की थी। डेमियन ने एंटोन से उन्हें स्पेयर करने की बेग की, लेकिन एंटोन के पास एल्ब्राइट के क्लियर ऑर्डर्स थे। अगर डेमियन इंटरफियर करता है तो उसे
उसे भी मार दिया जाना था। हालांकि एल्ब्राइट ने एक क्रिटिकल मिस्टेक की थी। उसने डेमियन को एक ट्रेंड सोल्जर की बॉडी में रखा था और मेमोरीज के साथ उस सोल्जर की कॉम्बैट स्किल्स अभी भी एक्टिव थी। उन स्किल्स का यूज करते हुए डेमियन ने एल्ब्राइट के आदमियों को एक एक करके उतार दिया। एंटोन फायर फाइट में बुरी तरह इंजर हुआ और डेमियन मैडलाइन के साथ एस्केप कर गया। मैडलाइन अभी भी बिलीव करती थी कि डेमियन उसका हस्बैंड मार्क है। कंफ्यूज्ड और एंग्री होकर उसने डिमांड किया कि अटैकर्स कौन थे और वो इतने टाइम तक कहा था। डेमियन उसे सच बताना चाहता था कि मार्क मर चुका है, लेकिन ये सही मोमेंट नहीं था। उसकी ओनली कंसर्न उनकी सेफ्टी थी, इसलिए उसने झूठ बोला, कहते हुए कि उसने उन आदमियों से अपनी बेटी को बचाने के लिए पैसों के लिए एक डील की थी। डेमियन ने मैडलाइन को बताया कि डील गलत हो गई और वो आदमी अब उसका शिकार कर रहे हैं। उसने कहा कि उन्हें तुरंत छुपना होगा। मैडलाइन एग्री हो गई। वो सीधे अन्ना के स्कूल गए। जब मैडलाइन अपनी बेटी को लेने गई, डेमियन ने उसका फोन चेक किया और एक बर्थडे वीडियो मिली। उसमें मार्क ने प्यार से अन्ना का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और अन्ना ने अपने फादर को हीरो कहा था। वीडियो देखकर डेमियन का दिल टूट गया। वो खुद से नफरत करने लगा कि उसने एक हैप्पी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। जल्द ही मैडलाइन अन्ना के साथ वापस आई। डेमियन को देखकर अन्ना ने खुशी से उसे गले लगाया, बिलीव करते हुए कि वो उसके फादर है। डेमियन इमोशन हो गया और अपनी खुद की बेटी क्लेयर के बारे में सोचने लगा। उसने साइलेंटली प्रॉमिस किया कि वो उन्हें किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। वो उन्हें एक मोटेल में छुपाने के लिए ले गया। डेमियन एंग्जाइयस था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैडलाइन और अन्ना बात करना चाहते थे, लेकिन डेमियन दूर ही रहा, डरते हुए कि वो सच्चाई डिस्कवर कर लेंगे। वो बाहर निकला और रियलाइज हुआ कि उसकी रेड पिल्स खत्म हो गई है। वो मेडिसिन जो उसे जिंदा रख रही थी वो गोन थी। डेस्परेट होकर डेमियन ने ऑनलाइन शेडिंग मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन सर्च की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसकी जगह उसे फेमस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रांसिस जेनसन की एक और वीडियो मिली, जो ह्यूमन माइंड को दूसरी बॉडी में या मशीन में भी ट्रांसफर करने के बारे में बात कर रहे थे। इस बार डेमियन को ये भी पता चला कि डॉक्टर जेनसन मर चुके हैं। जैसे जैसे डेमियन ने ध्यान से देखा, उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। फ्रांसिस बोलते हुए अपने ग्लासेस को अपने नेल से टैप करते रहते थे। डेमियन फ्रीज हो गया। उसने एल्ब्राइट को भी एग्जैक्टली यही करते देखा था। वीडियो देखते हुए डेमियन ने अचानक एक फैमिलियर फेस नोटिस की जो फ्रांसिस के बगल में बैठा था। वो एल्ब्राइट था। सच्चाई उस पर हार हिट हुई। एल्ब्राइट ऑल अलोंग फ्रांसिस के साथ वर्क कर रहा था। इसका मतलब फ्रांसिस बिल्कुल मरा नहीं था। उसने अपनी कॉन्शियसनेस एल्ब्राइट की बॉडी में ट्रांसफर कर ली थी। एल्ब्राइट फ्रांसिस था। डेमियन ने और गहराई में खोजा और पता लगा कि फ्रांसिस की वाइफ अभी भी जिंदा है, एक नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट ले रही है। वो बिलीव करता था कि वही रेड पिल्स ढूंढने की थी। अगली सुबह डेमियन ने मैडलाइन और अन्ना को न्यू ऑर्लिन्स ले जाकर सीधे नर्सिंग होम पहुंचा। उसने उन्हें कार में छोड़ा और फ्रांसिस की वाइफ के रूम में गया, पिल्स ढूंढने की उम्मीद में। इसकी जगह उसे पता चला कि वो मेंटली इल है और उसकी मदद नहीं कर सकती। रियलाइज करते हुए कि डायरेक्ट अप्रोच काम नहीं करेगी, डेमियन ने एक डेंजरस स्टेप लिया। गन पॉइंट पर उसने स्टाफ को फोर्स किया कि वो फ्रांसिस को कॉल करे। फ्रांसिस अपनी वाइफ के बारे में गहराई से वरीड होते हुए भागा चला आया। जिस मोमेंट वो रूम में एंटर हुआ, डेमियन ने उस पर गन तान दी और रेड पिल्स की लार्ज सप्लाई की डिमांड की। फ्रांसिस ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, फिर एक शॉकिंग सच्चाई रिवील की। डेमियन को सिर्फ हाफ स्टोरी बताई गई थी। रेड पिल्स डेमियन की जिंदगी सेव नहीं कर रही थी। वो स्लोली परमानेंटली मार्क की कॉन्शियसनेस, मेमोरीज और मिलिट्री स्किल्स को इरेज कर रही थी। अगर डेमियन एक पूरे साल तक पिल्स लेता रहता तो मार्क कंप्लीटली इरेज हो जाता और बॉडी डेमियन की फॉरएवर बन जाती। लेकिन अगर डेमियन सिर्फ एक हफ्ते के लिए पिल्स लेना बंद कर देता तो डेमियन की कॉन्शियसनेस मर जाती और मार्क अपनी बॉडी में वापस आ जाता। सच्चाई जानने के बाद डेमियन टॉन हो गया। अब उसके पास एक चॉइस थी, खुद को बचाना या मैडलाइन के हस्बैंड मार्क को वापस जिंदगी में लाना। फिलहाल डेमियन ने डिसाइड किया कि सेफेस्ट ऑप्शन पिल्स लेकर एस्केप करना था। उसने फ्रांसिस को गन पॉइंट पर फोर्स किया कि वो उसकी लैब में चले, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, फ्रांसिस के एक एलिट मैन ने डेमियन पर अटैक कर दिया। फ्रांसिस ने अपने आदमी को ऑर्डर दिया कि वो डेमियन को कार की ट्रंक में लॉक कर दे और उसे लैब ले जाए। वो आदमी डेमियन को कार की तरफ घसीटने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ट्रैप कर पाता, मैडलाइन अचानक अपीयर हुई। डिस्ट्रैक्शन ने डेमियन को फाइट बैक करने का चांस दिया। उसने एक को छोड़कर सभी आदमियों को मार दिया। लास्ट मैन ने डेमियन को ओवरपावर किया और उसका गला घोंटने लगा। जस्ट जब डेमियन अनकॉन्शियस होने वाला था, मैडलाइन ने एक गन उठाई और अटैकर को शूट कर दिया। बुलेट उसके कान को ग्रेज करती हुई निकली और वो कोलैप्स हो गया। उस मोमेंट में डेमियन ने उस आदमी की गर्दन के चारों ओर एक कॉइन पेंडेंट नोटिस किया, वही लकी कॉइन जो एंटोन पहनता था। सच्चाई क्लियर थी, एंटोन मरा नहीं था। फ्रांसिस ने एंटोन की कॉन्शियसनेस इस आदमी की बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी। डेमियन ने उससे रेड पिल्स छीनी और मैडलाइन और अन्ना के साथ एस्केप कर गया। जो कुछ भी उसने विटनेस किया था, उसके बाद मैडलाइन अब साइलेंट नहीं रह सकती थी। उसने डिमांड किया कि डेमियन कार रोके और उसे सच्चाई बताए, क्या हो रहा था और वो उन्हें कहाँ ले जा रहा था। डेमियन जानता था कि वो अब और झूठ नहीं बोल सकता। उसने उसे सब कुछ बताया, कैसे फ्रांसिस ने उसे लैब मेड बॉडी की फेक स्टोरी से डिसीव किया और उसे उसके
उसके हस्बैंड मार्क की बॉडी के अंदर रखा। मैडलाइन की दुनिया एक इंस्टेंट में कोलैप्स हो गई। वो टीयर्स में ब्रेक डाउन हो गई और डेमियन से कहा कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाए। लेकिन डेमियन भागा नहीं। उसने अपोलोजाइज किया और प्रॉमिस किया कि वो पहले मैडलाइन और अन्ना को प्रोटेक्ट करेगा। उसने कहा कि वो उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाएगा, उन्हें कंफर्टेबली जीने के लिए काफी पैसे देगा और फिर उनकी जिंदगी से फॉरएवर गायब हो जाएगा। किसी तरह वो उसे शांत करने में कामयाब हो गया। डेमियन को अब हेल्प चाहिए थी और सिर्फ एक ही इंसान था जिस पर वो ट्रस्ट करता था, उसका पुराना दोस्त मार्टिन। वो मैडलाइन और अन्ना को मार्टिन के घर ले गया और उसे पूरी सच्चाई बताई। शुरुआत में मार्टिन ने सोचा कि डेमियन एक फ्रॉड है। उसने डेमियन को मरते देखा था, लेकिन डेमियन ने उसे पर्सनल मेमोरीज रिकॉल करके कन्विंस किया जो सिर्फ उन दोनों ने शेयर की थी। मार्टिन फाइनली हेल्प करने के लिए एग्री हो गया। डेमियन ने उससे एक रिमोट सेफ आइलैंड पर घर खरीदने और एक प्राइवेट प्लेन अरेंज करने को कहा। मार्टिन ने कहा कि उसे सब कुछ सेटअप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस टाइम के दौरान डेमियन, मैडलाइन और अन्ना मार्टिन के घर में छुपे रहे। डेमियन ने अन्ना के साथ टाइम बिताया, उसे फादरली लव दिया जिसकी वो डिजर्व करती थी। ये देखकर मैडलाइन ने धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट करना शुरू किया और बाद में अपने अर्लियर रिएक्शन के लिए अपोलोजाइज किया। कुछ टाइम बाद डेमियन और मैडलाइन को रियलाइज हुआ कि अन्ना मिसिंग है और उन्होंने उसे सर्च करना शुरू किया। सर्च करते हुए डेमियन ने कुछ और नोटिस किया। मार्टिन के घर में हर मिरर पर कर्टेन से कवर किया गया था। उसे अन्ना एक रूम में एक यंग बॉय के साथ खेलते हुए मिली। जिस मोमेंट डेमियन ने उस बॉय को देखा, वो पैनिक हो गया और जल्दी से अन्ना को दूर ले गया। सच्चाई हॉरिफाइंग थी। मार्टिन का बेटा मर चुका था और ओनली एक्सप्लेनेशन ये थी कि मार्टिन ने शेडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने बेटे की कॉन्शियसनेस एक और इनोसेंट चाइल्ड में ट्रांसफर कर दी थी। डेमियन को रियलाइज हुआ कि मार्टिन भी फ्रांसिस के क्लाइंट्स में से एक था। अब ये क्लियर हो गया कि मार्टिन ने डेमियन की लोकेशन फ्रांसिस को इन्फॉर्म कर दी थी। एक गन होल्ड करते हुए डेमियन ने मार्टिन को कन्फ्रंट किया और सच्चाई की डिमांड की। ब्रोकन और हेल्पलेस मार्टिन ने एडमिट किया। उसने कहा कि फ्रांसिस ने उसके बेटे को मारने की थ्रेट दी थी अगर वो कोऑपरेट नहीं करता। मार्टिन ने ये भी कन्फेस किया कि उसने डेमियन से पहले अपने बेटे की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करवाई थी और वही था जिसने डेमियन को फीनिक्स बायोजेनिक लैब का कार्ड भेजा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता था। मार्टिन अभी भी बिलीव करता था कि फ्रांसिस लैब मेड एम्प्टी बॉडीज का यूज करता है। डेमियन ने उस इल्यूजन को शैटर कर दिया। उसने सच्चाई रिवील की कि जो चाइल्ड मार्टिन के बेटे को होस्ट कर रहा था वो एक रियल इनोसेंट बॉय था। ये सुनकर मार्टिन गिल्ट से डेवास्टेटेड हो गया। डेमियन ने मैडलाइन और अन्ना के साथ लीव करने का डिसीजन लिया, लेकिन मार्टिन ने उन्हें रोका, वार्निंग देते हुए कि फ्रांसिस के आदमी बाहर वेट कर रहे हैं और अगर वो साथ में बाहर गए तो वो उन्हें मार देंगे। डेमियन ने एक प्लान बनाया। मार्टिन सीक्रेटली मैडलाइन और अन्ना को बैक एग्जिट से ले जाएगा, जबकि डेमियन फ्रंट से ड्राइव करके फ्रांसिस के आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करेगा। मार्टिन एग्री हो गया और डेमियन को एक कैफे लोकेशन दी जहां वो रियूनाइट होंगे। उसने सिटी से एस्केप करने के लिए एक ट्रक भी अरेंज किया। डेमियन अकेला ड्राइव करके बाहर निकला। बाहर एंटोन अपने आदमियों के साथ वेट कर रहा था। उन्होंने डेमियन का पीछा किया और फायर ओपन कर दिया, लेकिन मार्क की सोल्जर ट्रेनिंग डेमियन के अंदर अभी भी जिंदा थी। उन स्किल्स का यूज करते हुए डेमियन ने एंटोन के आदमियों को मार दिया और एक डेडली क्रैश कराया जिसने एंटोन को चेस से बाहर कर दिया। इस बीच मार्टिन मैडलाइन और अन्ना के साथ फॉरेस्ट से एस्केप कर रहा था। एग्जॉस्टेड होकर वो रेस्ट करने के लिए रुका, जबकि मैडलाइन और अन्ना आगे बढ़े। जब मैडलाइन रोड पर पहुंची, उसने एक कार को अप्रोच करते देखा और हेल्प मांगने की कोशिश की। मार्टिन ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो उसे सुन नहीं सकी। कार रुकी, आदमी बाहर निकले और मैडलाइन और अन्ना को किडनैप कर लिया। वो फ्रांसिस के आदमी थे। बाद में डेमियन कैफे लोकेशन पर पहुंचा और एंग्जेसली वेट करने लगा। मार्टिन अकेला आया। उसे देखकर डेमियन पैनिक हो गया। मार्टिन ने उसे सच्चाई बताई। फ्रांसिस के आदमियों ने मैडलाइन और अन्ना को ले लिया था। डेमियन क्रश्ड हो गया। मार्टिन ने डीपली अपोलोजाइज किया और डेमियन को कुछ पिल्स और एक नोट दिया। उसने रिवील किया कि उसने सीक्रेटली फ्रांसिस की मेडिसिन को रिवर्स इंजीनियर किया था और पेपर पर फॉर्मूला लिख दिया था। मार्टिन ने डेमियन से बेग किया कि वो मैडलाइन और अन्ना को फॉरगेट करे और मेक्सिको एस्केप कर जाए। उसने कहा कि वहाँ के लोग डेमियन को 1 साल तक जिंदा रखने के लिए काफी मेडिसिन बना सकते हैं, लेकिन डेमियन ने रिफ्यूज कर दिया। वो किसी भी कीमत पर मैडलाइन और अन्ना को बचाने के लिए डिटरमिन था। डेमियन जानता था कि फ्रांसिस ने उन्हें अपनी सीक्रेट लैब में ले जाया होगा, लेकिन न उसे और न मार्टिन को उसकी लोकेशन पता थी। फिर मार्टिन को कुछ इम्पोर्टेंट रियलाइज हुआ। मार्क, वो आदमी जिसकी बॉडी डेमियन यूज कर रहा था, उसे पता होना चाहिए कि लैब कहाँ है। मार्क विलिंगली वहाँ गया था, तो फ्रांसिस ने उसका ट्रस्ट अर्न करने के लिए उसे लोकेशन दिखाई होगी। उस रात डेमियन और मार्टिन एक मोटेल में रुके। डेमियन ने डिलिबरेटली अपनी पिल स्किप की ताकि मार्क की मेमोरीज सरफेस हो। एक्सपेक्टेड होने के मुताबिक डेमियन को सीजर आया और मार्क की मेमोरीज के अंदर उसने फाइनली सीक्रेट लैब की लोकेशन देखी। अगली सुबह डेमियन उस लोकेशन पर पहुंचा जो मार्क ने याद की थी। फ्रांसिस की सीक्रेट लैब एक ओल्ड बिल्डिंग के अंदर हिडन थी। डेमियन ने अंदर फाइट करते हुए अपना रास्ता बनाया, फ्रांसिस के आदमियों को मारते हुए, और उस चैम्बर तक पहुंचा जहां
शेडिंग मशीन रखी थी। मशीन के अंदर एंटोन पड़ा था, दूसरी बॉडी से कनेक्टेड। क्रैश के बाद एंटोन की बॉडी यूजलेस हो गई थी, तो फ्रांसिस उसे एक नई में ट्रांसफर कर रहा था। डेमियन एंटोन को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसने फ्रांसिस की वॉइस सुनी। फ्रांसिस बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से उसे वॉच कर रहा था। डेमियन ने उस पर फायर किया, लेकिन ग्लास ने बुलेट्स को रोक दिया। डेमियन ने डिमांड किया कि मैडलाइन और अन्ना कहाँ है। फ्रांसिस ने कोल्डली रिप्लाई किया कि उसे 2 नए क्लाइंट्स मिल गए हैं और वो मैडलाइन और अन्ना की बॉडीज में उन्हें ट्रांसफर करने का प्लान कर रहा है। वो डेमियन को मारने और एंटोन को मार्क की बॉडी में रखने का भी प्लान कर रहा था। डेमियन के रिएक्ट करने से पहले 2 आर्म्ड मेन ने अटैक किया और उसे रिस्ट्रेन कर दिया। जस्ट टाइम पर डेमियन ने फ्लोर पर एक एम्प्टी बुलेट शेल नोटिस किया और सीक्रेटली उसे अपने मुंह में छुपा लिया। फ्रांसिस ने तुरंत डेमियन को मशीन में रखा और एंटोन को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू किया। अनवेयर की डेमियन ने एक मेटल शेल अपने मुंह में छुपा रखी थी। फ्रांसिस ने खुद एक बार वार्न किया था कि एक छोटी सी मेटल ऑब्जेक्ट भी मैग्नेटिक मशीन को डिस्टर्ब कर सकती है। डेमियन को ये अच्छे से याद था। प्रोसीजर खत्म होने के बाद एडवर्ड से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो जवाब देता है कि मेरा नाम एंटन है। एंटन वही होता है जिसकी सोच को इस बॉडी में डाला जाना था। ये सुनकर प्रोफेसर खुश हो जाता है, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका होता है और अब एडवर्ड अपनी सारी यादें भूल चुका होता है। इसी वजह से वो इस पूरे प्रोसीजर के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर सरकार को इस बारे में पता चल गया तो न सिर्फ ये काम हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, बल्कि प्रोफेसर को जेल भी हो सकती है। इसके बाद प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि एडवर्ड के दिमाग में अभी भी उसी की यादें मौजूद होती है, यानी कि वो बदला नहीं है। इसका कारण ये होता है कि उसने अपने मुंह के अंदर एक बुलेट रखी थी, जिसे वो मशीन के अंदर ले गया था। अब एडवर्ड प्रोफेसर के एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि मैडलिन और उसकी बेटी कहाँ है। वो उनका पता बता देता है। दरअसल वे दोनों भी यहीं पर मौजूद होते हैं। अब एडवर्ड उन तक पहुंच जाता है और इस दौरान वो प्रोफेसर के कई लोगों को मार देता है। वही जब प्रोफेसर को गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो मशीन के पास जाता है और देखता है कि मशीन के अंदर एक बुलेट फंसी हुई है। तभी उसे समझ आ जाता है कि डेमियन यानी एडवर्ड बदला नहीं है और उसने उसे बेवकूफ बना दिया है। उसका पूरा प्रोसीजर पूरी तरह से फेल हो चुका होता है। अब एडवर्ड उस केबिन के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर प्रोफेसर मौजूद होता है और वो केबिन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। प्रोफेसर एडवर्ड से कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर मैं तुम्हें टैबलेट नहीं दूंगा तो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी यादें और तुम्हारी सोच सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो ये भी कहता है कि उसने एडवर्ड की सोच को मैडलिन के पति के शरीर में डाल दिया है। अगर एडवर्ड गोली नहीं खाएगा तो उसकी यादें मिट जाएंगी और मैडलिन के पति की सारी यादें वापस आ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि एडवर्ड के खत्म होते ही मैडलिन का पति वापस लौट आएगा। ये सुनकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहाँ मौजूद एक फायर मशीन की मदद से वो उस बुलेट प्रूफ ग्लास को पिघला देता है और प्रोफेसर को मार देता है। इसके बाद वो मैडलिन और उसकी बच्ची को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। एडवर्ड दोनों को एक बोट में बैठाकर एक सुरक्षित आइलैंड की तरफ भेज देता है, जहाँ उनके लिए पहले से ही हर तरह का इंतजाम किया गया होता है। इसके बाद एडवर्ड यानी डेमियन अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक खत छोड़ा था। वो खत वो अपनी बेटी को दे देता है। जब उसकी बेटी उस खत को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एडवर्ड दूर से ये सब देख रहा होता है। इसके बाद एडवर्ड कई दिनों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और अपने वीडियो लॉग में बताता है कि उसने कई दिनों से एक भी गोली नहीं खाई है। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर मौजूद डेमियन की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहुत जल्दी डेमियन की सारी यादें उस शरीर से मिट जाती है और मैडलिन के पति की सारी यादें वापस आ जाती है। इसके बाद वो अपनी पत्नी मैडलिन और अपनी बेटी से मिलने जाता है। वो मैडलिन से कहता है कि मैं मार्क हूँ, यानी तुम्हारा पति। मैडलिन उसे गले लगा लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।